नमस्कार। अब तक हमने कैसे करके इस्तेमाल करते हैं ASP.NET के डिज़ाइनर को वो देखा। अब हम लोग कुछ जगह पे अड़चनें आ रही थी हम लोगों को समझने में कि सी शार्प की कोडिंग कैसे करते हैं और इसको हमें हो सकता है कि पूरी तरह समझ में नहीं भी आया हो। तो आज हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें बाकी चीज़ें जो लिखी होती हैं ये सब क्या हैं और इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर हम सी शार्प उतना ही सीखेंगे जितना हमारे प्रोग्राम के लिए हमें ज़रूरत है, इस एप्लीकेशन को बनाने में। धीरे-धीरे जैसे-जैसे एप्लीकेशन को बढ़ाते चले जाएँगे, वैसे-वैसे और चीज़ें हम सीखते चले जाएँगे। तो शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें, तो हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। सी शार्प जिसको कि सी और हैश लिखा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने कई बार शब्द बोला था कि क्लास। क्लास क्या होता है? अगर हम इस डायग्राम से समझें, अगर कोई बिस्किट बनाता है, जिसे हम अमेरिकन्स कुकी बोलते हैं और ब्रिटिश बिस्किट बोलते हैं। तो कोई अगर बिस्किट बनाता है तो उसका शेप देने के लिए हम इस तरह के एल्युमिनियम के या स्टील के या लोहे के सांचे होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सांचा जो है जिसे कुकी कटर बोला जाता है, इसे हम कह सकते हैं ये क्लास है। यानी कि कुकी कटर इज ए क्लास। अब हम इससे क्या करेंगे? हम बिस्किट्स बनाएंगे। यानी कि जब हम बिस्किट के मटेरियल को बेल लेंगे, उसके बाद इसके ओर रखेंगे और जिस टाइप के कटर का इस्तेमाल करेंगे, उसी टाइप का शेप बनके मेरे पास निकलेगा, जो मेरा मटेरियल है। और उसको जब मैं बेक करूँगा तो मुझे बिस्किट जो है उसी शेप का मिलेगा। तो यानी कि ये जो बिस्किट है, ये दरअसल में बिस्किट है ऑब्जेक्ट, जिसको आप खा सकते हैं, जिसको आप अ, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन इस कुकी कटर का मेरे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। इसको दूसरा तरह से समझते हैं, मोल्ड ऑफ ए कैंडल। अगर हम मोमबत्ती बनाते हैं तो उसके लिए एक मोल्ड होता है, जिसके अंदर एक धागा होता है जो कि जलाने के काम आता है और उसमें मोम डाला जाता है उस सांचे के अंदर और उसमें से एक मोमबत्ती बन के निकलती है। मोमबत्ती को आप जला सकते हैं, मोम का बना होता है, सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, कलरफुल भी हो सकता है। तो मोल्ड ऑफ ए कैंडल इज ए क्लास। तो मोल्ड जो है वो क्लास है और जो उसमें से बन के निकला वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अब हम बटन टूल बॉक्स से लेके आते हैं। सो ए बटन फ्रॉम टूल बॉक्स in Visual Studio is a class, and when we create a button on the web page, it is an object. इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे अपने कैलकुलेशन वाले को ओपन कर लेते हैं और अगर मैं किसी बटन को बनाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास टूल्स में जो बटन है, ये दरअसल में यूज़र इंटरफेस मैं बोलता था इसको, ये यूज़र इंटरफेस है। लेकिन ये दरअसल में यूज़र इंटरफेस भी कुछ क्लास से मिलके बनता है। तो ये क्लास है और अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने सिस्टम पे, तो उसका नाम हो जाता है बटन 1 और ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये जो बटन 1 आपको यहाँ दिख रहा है, ये बटन कोई क्लास है जिसको इसने इनहेरिट किया है, उसका नाम आईडी बटन 1 है। तो देखा जाए तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर यूजर क्लिक कर सकता है या बना सकता है। यूजर के सामने ये बटन हाजिर नहीं होता है, यूजर के सामने जो बटन आप रखते हैं वो हाजिर होता है। ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स देखिए, यहाँ दो टेक्स्ट बॉक्स है तो दो ऑब्जेक्ट हैं और इसका क्लास कौन सा था जहां से मैं इसे लेके आया हूं, दैट इज ये वाला क्लास। अब चूंकि आपको समझ में आ गया कि क्लास पे काम नहीं किया जाता है, किया जाता है उसके ऑब्जेक्ट पे। तो जब ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं
तो हम इस क्लास का कन्वर्जन हो जाता है ऑब्जेक्ट पे। So a class defines the structure and behavior of an object which will be created from the class। यानी कि क्लास जो है वो डिफाइन करता है किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे मान लीजिए हमने अभी मोमबत्ती की बात की या बटन की बात की, टेक्स्ट बॉक्स की बात की। टेक्स्ट बॉक्स कैसा होगा? टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डाटा टाइप कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं अगर कुछ कलर डालना चाहूँ कलर कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, उसको इनेबल कर सकता हूँ, डिसेबल कर सकता हूँ, उसको विजिबल कर सकता हूँ, फॉल्स कर सकता हूँ, विजिबिलिटी फॉल्स कर सकता हूँ। तो ये सारे उसके प्रॉपर्टीज हैं, बिहेवियर भी हो सकते हैं। तो ये कहाँ से आए थे? क्लास से आए थे और ये ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो गया। जैसा क्लास बनेगा वैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा। वन कैन क्रिएट अ क्लास फ्रॉम अनदर क्लास। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक क्लास बनाते हैं और वो क्लास से कन्वर्ट करके एक और क्लास बनाते हैं, और जिस क्लास को नया बनाया जाता है उसके बोलते हैं हम चाइल्ड क्लास, और जिस क्लास से हमने बनाया था इसको उसे बोलते हैं पेरेंट क्लास। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बटन को, जो इसमें टेबल बटन या जो कुछ भी नजर आ रहे हैं, इनको मैं किसी जगह इस्तेमाल करके नया बटन अपना बनाना चाहूं, जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये लेबल और ये बटन मिलकर के एक नया टूल बने जिसमें मैं नाम और उसका टेक्स्ट का नाम, टेक्स्ट बॉक्स का नाम ऑटोमेटिकली आ जाए, साथ साथ आए। तो जब नया मैं टूल बनाऊंगा तो हम देखेंगे बाद में कि हम कैसे टूल बनाते हैं। तो वो टूल मेरा क्या होगा? एक तो लेबल होगा और दूसरा होगा टेक्स्ट बॉक्स। तो दो क्लास को मिला के मैं एक नया क्लास भी बना सकता हूं। तो ये तो रहा क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं नेम स्पेस। नेम स्पेस आपने प्रोग्राम में कई बार देखा होगा और पहले भी हमने बात किया था कि नेम स्पेस। अब ये है नेम स्पेस जिसे हमने बनाया है, जिसे हमने प्रोग्राम जब बनाया था तो हमने उसका नाम रखा था और ये नेम स्पेस है उसका। अब इसका मतलब क्या है अभी समझ में आएगा, लेकिन ये बता दूं कि ये भी एक नेम स्पेस है, ये भी पूरा नेम स्पेस के अंदर एक और नेम स्पेस है और इसके अंदर भी एक और नेम स्पेस हो सकता है या मेथड हो सकता है। ये होता क्या है इसको अभी समझते हैं। नेम स्पेसेस आर यूज्ड टू लॉजिकली अरेंज। नेम स्पेस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? ताकि हम लॉजिकली, यानी कि एक बंच बना सकें जिसमें कुछ क्लासेस होंगे। क्लासेस का मतलब अभी जस्ट समझ में आया, क्लासेस होंगी, कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जिसे हम स्ट्रक्ट बोलते हैं। स्ट्रक्चर भी एक तरह के हम बाद में बात करेंगे स्ट्रक्चर क्या होते हैं। इंटरफेसेस होंगी, जैसे अभी हमने यूजर इंटरफेस की बात की थी, इससे पहले भी इंटरफेस के बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। ऐसे एनम्स और डेलीगेशंस भी होते हैं, डेलीगेट्स बोलते हैं जिनको हम। तो ये सारी चीजें मिलकर एक गुच्छा जो बनता है, यानी कि अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, इस प्रोग्राम की बात करूं, इस पूरे एप्लीकेशन को मैं एज ए एक होल स्ट्रक्चर बोल सकता हूं। इस पूरे को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो एक जो बना उसे मैं नेम स्पेस बोलता हूं। तो नेम स्पेस का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा प्रोजेक्ट अपने आप में एक नेम स्पेस है। वन नेम स्पेस कैन कंटेन अदर नेम स्पेस ऑल्सो। एक नेम स्पेस में दूसरे नेम स्पेस भी हो सकते हैं। जैसे इस नेम स्पेस के अंदर मैंने इनको कॉल किया है, ये आपके नेम स्पेसेस हैं जिनको मैंने कॉल किया है। So inventory is a namespace in our case. It call other namespace like system, system.web, system.web.ui, that is user interface, system.web.ui.web controls. वेब कंट्रोल्स हम समझ में आता है कि जैसे ड्रॉप डाउन बॉक्स हो गया या बटन हो गया या टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, ये सब हमारे नेम स्पेस के थ्रू से कंट्रोल्स भी आते हैं। अब हम बात करते हैं एक प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो जैसे आपको समझ में आ गया कि ये नेम स्पेस है जो कि हमने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया।
ये नेम स्पेस है जो हम बना रहे हैं। प्रोग्राम को ग्रुप करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ये मेरा प्रोग्राम नेम स्पेस स्टार्ट होता है, मेरा नेम स्पेस यहाँ खत्म होता है। हालांकि हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर देखें तो हमने नेम स्पेस एक बड़ा लिया था, ये एग्जाम्पल के लिए है। क्लास आपको समझ में आ गया है, क्लास एक सांचा होता है, इसका नाम हमने रखा है प्रोग्राम। मान लीजिए इस क्लास को शुरुआत और एंड करने के लिए भी देखिए कर्ली ब्रैकेट्स हैं। उसके अंदर एक प्रोग्राम बनाया गया है, ये इतना सा तो एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का नाम स्टैटिक वॉइड मेन और कुछ पैरामीटर लिखा है। हम इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं समझते हैं। और ये कुछ एक्शन दिया गया है। अगर हम देखें अपने शीट में तो देखते हैं कैलकुलेशन के अंदर ये तो नेम स्पेसेस हैं जो आपको समझ में आता है, जो कि हमने नहीं बनाया, कहीं और से बन के आए हैं। अगर इसके बारे में डिटेल देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। अगर आप इसमें होवर करेंगे तो देखिए लिखा आ रहा है दिस इज अ नेम स्पेस। अब ये नेम स्पेस, अब जरा देखते हैं इसको। ये कहता है system.web.ui.page, यानी कि इस नेम स्पेस के अंदर ये नेम स्पेस है, ये भी नेम स्पेस है। देखिए तो आपने क्या देखा कि इस नेम स्पेस के अंदर ये नेम स्पेस है, यानी कि इस नेम स्पेस ने इस नेम स्पेस को यूज किया होगा। ऐसे ही एक और नेम स्पेस है, देखिए तो ये भी एक नेम स्पेस है और इसके अंदर ये अब ये क्लास है। तो आपने देखा कि ग्रीन कलर में जो आ रहा है ये तो क्लास है, ये पेज एक क्लास है। जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो पेज अपने आप में एक क्लास है। इसमें लिखता भी है कि रिप्रेजेंट एंड .aspx फाइल नोन एज वेब फॉर्म पेज। तो ये क्लास है। ये क्लास किस में है? एक यूआई के नाम से हमारे पास नेम स्पेस है, वो किस में है? वो वेब के अंदर है। और ये वाला जो है वो पेरेंट जो है उसका वो है सिस्टम जो है इसका पेरेंट नेम स्पेस है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि नेम स्पेस क्या होता है। अब देखते हैं क्लास के बारे में बात करते हैं। ये क्लास है और ये कैलकुलेशन उस क्लास का नाम है और इस कैलकुलेशन क्लास को हमने इनहेरिट किया है या डिराइव किया है इस क्लास से, पेज वाले क्लास से। पार्शियल हम छोड़ देते हैं, पब्लिक मतलब कि हम कहीं से भी इसको कॉल कर सकते हैं। फंक्शन हमेशा आपको कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। जब कोई फंक्शन आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो उसे हम बोलते हैं वॉइड, यानी कि कुछ नहीं, नल। इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये वॉइड क्या होता है। पर ये मेरे फंक्शन का नाम है, मेरे प्रोग्राम का नाम है। इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, इनको भी हम बाद में देखेंगे। तो इसके अंदर आपको कुछ चीजें समझ में आई हैं। और ये देखिएगा ग्रुपिंग करने का तरीका। अगर मैं इसे बंद करता हूं तो देखिए ये वाला ब्रैकेट जो है इस ब्रैकेट से जुड़ा हुआ है। जब इस पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली बताता है ये ब्रैकेट जो है इस वाले के साथ है, यानी इसके अंदर ये वाला चीज है और इसके अंदर ये सब चीजें हैं। ये देखिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रैकेट जो है ब्लॉक ऑफ कोड को लिखने में मदद करता है, कर्ली ब्रैकेट्स। और हर एक कमांड के बाद आपको लास्ट में इसको रोकने के लिए कि स्टॉप करने के लिए कि ये काम हो गया है लाइन का, हमें एक सेमीकोलन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये बेसिक हमारा सिंटेक्स है। हम बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि एक वेरिएबल को बनाते हैं। मान लीजिए मैंने बटन क्लिक इवेंट पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है। मैं कहता हूं इंट, अभी इंट क्या है अभी समझाता हूं। मैंने कहा इंट num इज इक्वल टू 0 एंड सेमीकोलन, ताकि मेरा लाइन बंद हो जाए। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं। सबसे पहली बात है कि ये है वेरिएबल। वेरिएबल वो चीज होता है जिसके अंदर एक कंटेनर है, जिसके अंदर कुछ चीजें स्टोर करके रखते हैं। हमने बोला है कि 0 स्टोर कीजिए वेरिएबल num के अंदर।
इसका मतलब है इसको हम कॉल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू INT-NUM। अब ये क्या करेगा, अब टू स्ट्रिंग भी करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा अभी समझाता हूं आपको। तो अगर मैं इसको इस तरह से करूं तो ये देखिएगा कि हमने कहा है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें इसकी वैल्यू को असाइन कर दो। अभी इसका मतलब भी समझेंगे, पर मेन बात है कि ये मेरा वेरिएबल है। तो वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। सबसे पहली बात है कि वेरिएबल जो है एक ऐसे कंटेनर होते हैं जिसमें कुछ वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स लाइक इंटीजर, एक इंटीजर टाइप होता है। टाइप्स क्या होते हैं, इसमें दो तरह के टाइप्स मिलेंगे आपको देखने को। एक तो होगा प्रिमिटिव टाइप और एक होगा एक्सटेंडेड टाइप। प्रिमिटिव टाइप में हम क्या बात करते हैं, इंट, डबल, स्ट्रिंग, बुलियन एंड CHAR, ये आपके सामने है। इंटीजर में इंट के अंदर हम इस तरह से फिगर्स लिख सकते हैं होल नंबर में, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। डबल में या फ्लोट में हम डेसिमल में यूज कर सकते हैं, जैसे ये है। कैरेक्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा, जैसे चाहे A लिखें, चाहे B लिखें, चाहे कुछ भी लिखें, बट एक आएगा और उसको हम हमेशा सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि इनके आगे तक कोई कोट्स नहीं लगेगा, इनके आगे कोट लगेगा। कैसे लगेगा अभी दिखाते हैं आपको। इसके अलावा है स्ट्रिंग, इसमें कुछ टेक्स्ट होगा, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे इसमें। और एक बुलियन होता है, ट्रू या फॉल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इन सबको डिफाइन करके देखते हैं एक बार। इंटीजर आपके सामने हमने डिफाइन किया था। अब हम एक काम करते हैं, हम डबल करते हैं, डबल, और इसको दे देते हैं DBL-NUM इज इक्वल टू 3.66, ऐसा करके डिफाइन कर सकते हैं। ये एक वेरिएबल बन गया जो कि डबल है। और इसके अलावा एक हम CHAR करते हैं करेक्टर, और उसका नाम रख देते हैं CHR STR इज इक्वल टू, इसमें हमें सिंगल करेक्टर में एक कोई करेक्टर लिखना होगा इस तरह से। और अगर हम कहते हैं स्ट्रिंग, तो हमें लिखना होगा स्ट्रिंग, जैसे कोई एक नाम दे दिया और इसके अंदर हम डबल कोट में कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो आपने देखा कि इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। और बुलियन के लिए, बुलियन से BLN इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स लेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल्स अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टोरेज पॉइंट्स होते हैं, स्टोरेज लोकेशंस होते हैं, जिनमें कुछ वैल्यूज को हम रखते हैं और इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं इसकी जगह कि STR, तो ये हो सकता है। अब आप कहेंगे कि इसके आगे आपने टू स्ट्रिंग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रिंग है, इसलिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसके आगे CHR STR लिखूं तो देखिए कुछ बोल रहा है, क्योंकि ये करेक्टर है, स्ट्रिंग में नहीं है। और आपको मैंने बताया था ये जो कंट्रोल है, जो क्लास है, ये लेबल, ये हमेशा टेक्स्ट जब बोलते हैं तो स्ट्रिंग होगा। देखिए नीचे लिखा भी है, the text content of the control, the default value is string.empty, यानी कि कोई स्ट्रिंग टाइप का होगा डेटा लेकिन खाली है, यानी कि ये स्ट्रिंग में होना चाहिए। तो इसको करने के लिए कन्वर्ट हम हमेशा टू स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। किसी भी टाइप के वेरिएबल को कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग में हम टू स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं DBL-NUM लिखूं और टू स्ट्रिंग लिखूं, तो देखिए ये काम कर सकता है, कोई एरर नहीं है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो लिखने का तरीका ये हुआ कि हम सब हमेशा पहले टाइप लिखते हैं, यानी कि इंट है या डबल है या बुलियन है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है। उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद वैल्यू लिखते हैं उसकी। अब वेरिएबल के नाम को लिखने का एक तरीका होता है। ये एक तरीका है, ये जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही करना है, बट ये तरीका सजेस्ट किया गया है, बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। इंटीजर लिखते वक्त, कोई भी वेरिएबल लिखते वक्त, माफ कीजिएगा, कोई भी वेरिएबल लिखते वक्त हम हमेशा छोटे अक्षर से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद बड़े अक्षर पे रहते हैं। और जब हम क्लास लिखते हैं, कोई भी क्लास, जैसे ये क्लास है, क्लास का नाम आ रहा था, तो क्लास लिखते वक्त कोई भी क्लास लिखें अगर हम, ये सब प्रोग्राम अपने आप में क्लासेस हैं, क्लास लिखते वक्त हमेशा पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। जैसे इस केस में आई बड़ा था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहला हमें लिखना पड़ता है बड़े अक्षर में। तो आपने समझ लिया कि वेरिएबल हम छोटे अक्षर से लिखते हैं और जिसे हम कैमल केसिंग बोलते हैं, और बाकियों को हम लिखते हैं बड़े अक्षर में, जिसे हम पास्कल केसिंग बोलते हैं। तो हमारे पास इस तरह से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं हम लोग। अब एक और चीज होता है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। अगर कभी आप चाहें कि प्रोग्राम में कभी कोई चेंज ना कर पाए कोई वैल्यू, तो हम लिखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखने के बाद जिस वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, से मैं यहां लिखता हूं से डबल और वैल्यू ऑफ पाई। हमें पता है कि वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलवेज फिक्स्ड, हमें वैल्यू ऑफ पाई का पता है कि वो फिक्स्ड है। इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। कैसे? अगर मैं लिखता हूं पी आई इज इक्वल टू 6.25, ये तो ठीक होना चाहिए, पर देखिए ये एरर दे रहा है। रेड कलर में आपके सामने देखिए एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट मस्ट बी अ वेरिएबल। ये वेरिएबल तो नहीं है, या प्रॉपर्टी होना चाहिए या फिर कोई इंडेक्सर होना चाहिए। इंडेक्सर हम बाद में बात करेंगे। प्रॉपर्टी आपको समझ में आता है कि किसी क्लास को प्रॉपर्टी जो हम देते हैं, जैसे हमने अभी बात किया था कि किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का टेक्स्ट, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इसमें कह रहा है कि इन तीनों में से होना चाहिए। अब ये इन तीनों में से तो कोई है नहीं, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नहीं चलेगा। तो इसकी वैल्यू आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी कैलकुलेशन में अगर करना चाहें, जैसे DBLNUM इज इक्वल टू से 6 इंटू पाई, ये हो सकता है। लेकिन जो हमने सोचा था वो नहीं हो सकता है, क्योंकि डबल NUM जो है नंबर है और पाई मेरा कांस्टेंट है, तो फिक्स रहेगा। तो आपने देखा कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं और एक्सटेंडेड डाटा टाइप आपको क्या होते हैं, वो समझाता हूं। क्या होता है कि कई बार हम बड़े अलग तरीके से हमें लिखना पड़ता है, जो कि इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नहीं होता है। जैसे डेट, अगर मैं डेट लिखना चाहूं, डेट टाइम होता है, मैं इसे कह सकता हूं कि से डेट टाइम, देखिए अपने आप सजेस्ट कर रहा है वो वेरिएबल का नाम। और मैं अगर लिख दूं टुडे, टुडे दरअसल में डेट टाइम क्लास का एक एक्सटेंशन है। और अगर मैं इसको लिख दूं तो देखिए इसमें आ गया है डेट टाइम। अब डेट टाइम प्रिमिटिव टाइप नहीं है, ये दरअसल में सेट ऑफ स्ट्रिंग है, जो कि अपने आप में एक क्लास है। तो ये बेस या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नहीं आता है। ऐसे ही डेसिमल, अगर मैं डेसिमल लिखता हूं तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नहीं आएगा, ये भी हमारा एक्सटेंडेड डेटा टाइप है डेसिमल्स के लिए। तो इस तरह से हमारे पास कुछ, जैसे जैसे करते जाएंगे हम देखेंगे एक्सटेंडेड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। और पर ये डेट टाइम हमारे काम आता है, मैंने इसलिए आपको बताया। अब आते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू असाइन
अ वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर टाइप। अगर कभी आप किसी एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग। दो तरह के टाइप कास्टिंग होते हैं। जैसे मैं एग्जाम के तौर पे कहता हूं कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल DBL NUM is equal to INT NUM, देखिए इसने कोई एरर नहीं दिया, जबकि अगर देखा जाए तो ये तो मेरा इंटीजर था, इसने कन्वर्ट कर लिया मेरे डबल के अंदर, ये इंटीजर टाइप को इसने कन्वर्ट कर लिया। इसे हम बोलते हैं कन्वर्ट करना, जिसे हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। अब अगर हम बात करें इसके ऑपोजिट का, int num is equal to dbl num, देखें क्या होता है, यहां कुछ एरर है। कहता है क्या, कहता है कि cannot implicitly convert double to int, कह रहा है कि मैं डबल से लेकर इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता इम्प्लिसिटली। क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट कास्टिंग, एक होता है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग अपने आप करता है, यानी कि करेक्टर, कोई अगर करेक्टर है उसको इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग भी एक डेटा टाइप होता है, लॉन्ग को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इंट को मैं डबल में कन्वर्ट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी कि ऑपोजिट कभी नहीं हो पाएगा इसका, ये एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। अब आते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग, जिसे हम मैन्युअली कन्वर्ट करते हैं, जैसे डबल को फ्लोट में करना, फ्लोट को लॉन्ग में करना, लॉन्ग को इंटीजर में करना और इसको कैरेक्टर में करना। अब इसको हम कैसे करते हैं, उसको करने के तरीके होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इस तरह से ब्रैकेट में लिख के लिखते हैं, यानी कि अगर मैं इसमें लिखूं INT, देखिए अब उसने एरर नहीं दिया, इसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। मैं यहां रिमार्क्स लिखता हूं, रिमार्क्स लिखने के लिए आप ऐसे करके लिख सकते हैं टाइप कास्टिंग, आप यहां भी लिख सकते हैं एक्सप्लिसिट, और ये हो गया हमारे पास इम्प्लिसिट। तो आपने देखा कि दो तरह के टाइप कास्टिंग होते हैं, एक तो होता है इम्प्लिसिट जो ऑटोमेटिकली करेगा, अपने आप समझेगा, इम्प्लाइड होता है, और एक होता है बताना पड़ता है, तो बताने के लिए हमें इस तरह से टाइप कास्टिंग देना पड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होते हैं। अब एक और चीज होता है एक्सप्लिसिट बोलने का तरीका, जो अभी हमने यूज किया कई बार, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट टू डबल, कन्वर्ट टू बुलियन, कन्वर्ट टू इंट 32, कन्वर्ट टू इंट 64 देखते हैं। अभी हमने नीचे प्रोग्राम के अंदर आपके सामने ये जब लिखा था कन्वर्ट टू इंट 64, इसका मतलब हमने बोला कि 64 बिट का इंटीजर बना दो, यानी लॉन्ग इंटीजर बनाओ, बड़े साइज का इंटीजर जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, उसे हम बाद में देखेंगे कितनी बड़ी होती है, बट इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए लॉन्ग इंटीजर में। किसको कन्वर्ट करना है, अब हमें पता था कि ये स्ट्रिंग में होता है, क्योंकि आपने देखा था इससे पहले भी कि ये बताता है कि दिस इज अ स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा है नीचे, देखिए कि द डिफॉल्ट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग है दरअसल में। तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया है एक इंटीजर के अंदर, ऐसे ही इसको कन्वर्ट किया है एक इंटीजर के अंदर, तो इसमें हमने कन्वर्ट इस्तेमाल किया है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। इसके इस क्लास के अंदर जो हमारे पास क्लास था डबल वाला, इसके अंदर अवेलेबल है ये टू स्ट्रिंग, तो उसका हमने इस्तेमाल किया था। तो टू स्ट्रिंग, अगर ये मेरा डबल वैल्यू आता है डबल में या इंटीजर में, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है, तो ये इसका अपने आप ही कर देता है ये, इसके लिए आपको कोई एक्सप्लिसिटली बोलने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं ऑपरेटर्स। अब चूंकि आपने देखा कि ये इक्वल टू लिखा है, कुछ हमने मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया है, तो इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, एक होता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवीजन
एस्ट्रिक्स, पावर के लिए जो यूज करते हैं, कैप यूज करते हैं हम लोग, शिफ्ट दबा के 6 के ऊपर जो लिखा होता है कैप, उसका इस्तेमाल करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज इक्वल टू हो सकता है, प्लस इक्वल टू हो सकता है, माइनस इक्वल टू हो सकता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो किसी चीज को असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू। आपने यहां देखा है कि ये वाला वैल्यू इस पाई के अंदर असाइन कर दिया, ये सोमनाथ लिखा हुआ स्ट्रिंग इस str में असाइन कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट वैल्यू। जैसे ये चीज मैंने पूरी की पूरी इसमें असाइन किया है, इसको मैंने यहां से इसमें असाइन किया है, सो दीज आर कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। एक होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, और एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं डबल एंड पाइप और नॉट। एक काम करते हैं, इनको करके देखते हैं। अगर हम, अभी मेरा इंटीजर इज इक्वल टू 0 है और इसमें मैं अगर 1 ऐड करना चाहूं तो मैं प्लस इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। इसको मैं वैसे भी लिख सकता था, इंट num इज इक्वल टू इंट num प्लस 1। मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं और इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। देखते हैं करके, अगर कंट्रोल के सी दबाएंगे तो ये हमारे कमेंट में चला जाएगा, और एक बार इसको देखते हैं ये कैसा आता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं इसको रीबिल्ड कर लूं या कंट्रोल F5 दबाऊं तो अगर मैं अब इस पे क्लिक करूं इसने बोला है कि एरर है। कहां पर एरर है? वो इन नंबरों में एरर बोल रहा है, क्योंकि हमें इसमें कुछ वैल्यू देनी पड़ती है। देखिए यहाँ 1 लिखा आ रहा है, यानी कि मेरा ये अब नंबर 0 नहीं रहा। इसको अगर मैं 5 कर दूं और एक बार दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में अंदर से है तो इसलिए कंपाइल कर लेते हैं। और अब देखिए इसने बोला है 6, इसे क्लिक करते हैं तो भी 6 बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें इसने ऐड कर लिया 1। 5 था, 5, ये 5 होगा, प्लस 1 किया और उसको असाइन कर दिया है इंट नम में। यानी कि पहले तो मैंने 5 असाइन किया था इंट नम में, फिर उस इंट नम को मैंने ऐड किया इसमें 1 और उसको फिर असाइन कर दिया हमने इंट नम के अंदर और उसको हमने प्रिंट किया, यानी लेवल 4 में दिखाया। इसकी जगह अगर मैं के यू करूं तो अनकमेंट हो जाता है, के सी से कमेंट, के यू से अनकमेंट। तो कंट्रोल के सी से आपको कमेंट करना पड़ता है, कंट्रोल के यू से अनकमेंट। इसको मैंने अनकमेंट किया, एक बार और रीबिल्ड कर लेते हैं, और रीबिल्ड होने के बाद हम एक बार इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब ये क्या आता है, सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। इसे रिफ्रेश करते हैं, सेम रिजल्ट आ रहा है। अगर हम इसे देखना चाहें तो इसे हम 4 कर देते हैं और एक बार फिर कंपाइल कर लेते हैं, और आफ्टर कंपाइल इसको हम फिर देखते हैं क्लिक करके क्या आता है। अब यहाँ 6 की जगह 5 आना चाहिए। फाइव आ गया है। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो नंबर है जो टेक्स्ट बॉक्स 1 से आ रहा है, इसे हम ले लेते हैं यहां पर। तो अब ये कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में, जबकि ये इंट 4 है तो इसे हम कर देते हैं इंट 32। एक और तरीका बताया था मैंने आपको कि अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसे ब्रैकेट में इंट करके कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग है तो नहीं करेगा, तो इसलिए हमें ये कन्वर्जन करना पड़ता है। और एक काम करते हैं, अब इसमें जो भी नंबर डालेंगे उस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। अब मैं अगर उसकी जगह कहूं कि मुझे 5 ऐड करना है उसकी जगह, तो देखते हैं क्या करता है ये। अब इसे हम चला के देखते हैं एक बार। इसे कंपाइल करने के बाद इसको एक बार हम क्लिक करते हैं तो ये 0 है, तो 0 में 5 ऐड होके क्या होगा देखते हैं। देखिए 0 में उसने 5 ऐड किया है,
उसने क्या किया है कि नंबर जो भी यहाँ कैप्चर कर रहे हैं उसके अंदर 5 को ऐड करके इसी में असाइन कर रहा है। अगर आपको लगता हो तो इस काम करते हैं, इसकी वैल्यू हम दूसरा करते हैं, यहां पर हम 4 लिख देते हैं तो रिजल्ट 9 आना चाहिए। देखते हैं 9 आ गया। अगर इसको हम 40 करें तो रिजल्ट आना चाहिए 45। देखिए 45 आ गया। इससे हमें ये एक चीज समझ में आता है कि ये नंबर को कैसे ऐड करता है। तो हमने अभी जो देखा था कि ये वाला पॉइंट वो हमें समझ में आया। प्लस अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर ये माइनस करेगा, यानी कि अब 5 माइनस कर देगा, जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर उसको 5 माइनस करेगा। इसको भी देख लेते हैं करके एक बार। इसे कंपाइल किया हमने और अब फिर कैलकुलेट करते हैं तो 40 में से 5 अगर चला जाएगा तो 35 आना चाहिए आंसर। थर्टी फाइव आ गया। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर पे चलते हैं। अब चूंकि मैंने आपको इफ कंडीशन नहीं समझाया है, कोई बात नहीं, एक आइडिया लेते हैं। मैं अगर कहता हूं कि इफ int num is लेस देन, अब मुझे नहीं मालूम कितना होगा इंट का नंबर, लेकिन अगर लेस देन 6 हो फॉर एग्जाम्पल, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहा हूं जैसे मैंने आपको बताया था। इफ दिस इज लेस देन 6 देन लेवल 4 में लिखिए वैल्यू शुड बी मोर देन 6, वरना जो नंबर आ रहा था वो शो करे। तो इसके लिए हमें करना पड़ता है एल्स। एक और तरीका भी कर सकते हैं एल्स के बगैर। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, यहाँ पर इसके यहाँ रखने की जगह यहाँ रख दें और उसके बाद फिर चेक करें कंडीशन, तो भी कर सकते हैं। फिर भी हम करके देखते हैं एक बार कि एक अब कैसे काम करता है। इसे एक बार हम कैलकुलेट करते हैं। अब चूंकि उसकी वैल्यू आएगी 6 से बड़ा तो ये छाप देगा। यहाँ पर 35 की जगह 35 ही आना चाहिए। इसकी जगह 35 ही आया। अगर मैं यहाँ पर 6 लिखता हूं, -5 करेगा, द वैल्यू शुड बी मोर देन 6। तो मैं अगर यहाँ पर 7 लिखता हूं तो क्या आएगा, वैल्यू शुड बी मोर देन 6। कौन सा वैल्यू, यानी कि 5 माइनस करने के बाद वैल्यू। तो मैं अगर 10 लिखता हूं तो क्या आएगा, तो भी यही आएगा। अगर मैं 11 लिखता हूं तो भी यही आएगा, क्योंकि सॉरी लेस देन 6 नहीं है, अब मोर देन या इक्वल टू 6 है, तो इसलिए 6 आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया है ग्रेटर देन और ऐसे ही इक्वल टू, डबल इक्वल लिखते हैं, और नॉट इक्वल टू के लिए हम नॉट और इक्वल टू लगाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। दो कंडीशन लगानी हो, जैसे कि int num and say for example int num is greater than 10। अगर ये 10 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, अब 10 से बड़ा भी हो और 10 से छोटा हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि ये नंबर मेरा 10 से 6 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। इसका ये मतलब हुआ ये नंबर मेरा 6 से छोटा हो और 10 से बड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, यानी कि इस रेंज के बीच में अगर हो कि 6 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा हो, तो वैल्यू इज इन बिटवीन 6 एंड 10। ये देखते हैं, इसे कंपाइल कर लेते हैं
और फिर इसको रन करके देखते हैं, कैलकुलेट करके। अब ये क्या बोलेगा देखते हैं। अब 11 में से 5 गए, 11 में से 5 गए तो वैल्यू 6 आई है। तो इसको हम एक काम करते हैं, 12 करके देखते हैं। वैल्यू इज इन बिटवीन 6 एंड 10, यानी कि वैल्यू मेरा अब ग्रेटर देन 6 है, बिल्कुल 7 है, और लेस देन 10 है, यानी कि 7 10 से छोटा होता है। यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू को 15 कर दूं तो 10 आया है, जो कि छोटा होना चाहिए था। यानी कि 14 तक तो मुझे यही चीज बताएगा, 6 और 10 के बीच में। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसको आगे नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।